हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आपका सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन, अगर आप ये पढ़ रहे हैं यानी शारीरिक शिक्षा, अगर आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपके एग्ज़ाम 2025 के लिए महासंग्राम रिवीजन क्लास लेकर आ गई हूँ, जिसमें मैं आपके सिलेबस की 1 से लेकर 8 तक यूनिट्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा 2024-25 में। तो देखो, पिछले 3 वर्षों से जो प्रश्न लगातार पूछे गए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो हर साल एग्जाम में रिपीट होते हैं और टॉप लेवल के जो क्वेश्चन हैं आपके सिलेबस के, वो मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो मैंने आपका फिजिकल एजुकेशन के अलावा बीए के हर एक सब्जेक्ट का महासंग्राम रिवीजन क्लास बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए और बाकी अदर सभी सेमेस्टर के लिए भी अपलोड कर दिया है, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके ज़रूर देखिएगा। बीए फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिकल एजुकेशन का टाइटल है शारीरिक शिक्षा के तत्व, तो यही आपको पढ़ना है और यहीं से आपका पूरा 95% क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। इसके बाहर आपको अपनी परीक्षा में कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आप लोग चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपके लिए यही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस NEP 2020 के अकॉर्डिंग सेम हो चुका है। तो आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो महासंग्राम रिवीजन क्लास होती है हर एक सब्जेक्ट की, तो आप उसी को देखा कीजिए, यहीं से आपका पूरा क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसन क्या है। आसन क्या है ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो देखो, आसन का अर्थ होता है विशेष प्रकार से बैठना, अर्थात जिस स्थिति में व्यक्ति स्थिरता एवं सुखपूर्वक लंबे समय तक बैठता है उसे आसन कहते हैं। रिलैक्स फील करता है मनुष्य, तो उस प्रक्रिया को आसन कहा जाता है। आसन जो है वो संस्कृत भाषा के शब्द से बना है। संस्कृत भाषा का शब्द है अस, इसी से बना है। संस्कृत भाषा के अस धातु से बना है आसन, जिसका 2 अर्थ है। अस का 2 अर्थ है। पहला अर्थ ये है बैठने का स्थान और इसका दूसरा अर्थ है शारीरिक अवस्था, तो उसी को आसन कहा जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला आपका क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्जुन पुरस्कार देखो, ये दिया भी जाता है, खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो देखो, अर्जुन पुरस्कार को भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार होने का गौरव प्राप्त है और यह भारत सरकार ने 1961 ईस्वी में प्रारंभ किया था। कब प्रारंभ किया था? 1961 में। देखो, MCQ पेपर अगर आपका होने वाला है तो आपके लिए भी क्लास हेल्पफुल है, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, ये सारा क्वेश्चन जो इस तरह से होगा आपके ऑब्जेक्टिव्स में दिया जाएगा। अर्जुन जो पुरस्कार है उस खिलाड़ी को वर्ष के खेल के आधार पर दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल का अच्छा प्रदर्शन करता है। उसी खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है और ये पुरस्कार जो है महाभारत के अर्जुन की याद में दिया जाता है। किसकी याद में दिया जाता है? महाभारत के अर्जुन की याद में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार में देखो 3 चीज़ें शामिल हैं। पहला है कि अर्जुन की कांस्य प्रतिमा इसमें होती है। दूसरा है प्रशस्ति पत्र यानी एक सर्टिफिकेट होता है और तीसरा इसमें दिया जाता है 5 लाख रुपया। तो ये अर्जुन पुरस्कार है। तो ये क्वेश्चन आप 100% तैयार कीजिएगा। भारत सरकार द्वारा एक विशेष समारोह में यह पुरस्कार जो है वितरित किया जाता है और यह समारोह राष्ट्रपति भवन में कराया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति ही इस पुरस्कार को देती है जिस खिलाड़ी को देना होता है, तथा राष्ट्रपति पुरस्कार वितरण का उत्तरदायित्व निभाते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति भवन में इस समारोह को आयोजित किया जाता है जिस खिलाड़ियों को भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित करना होता है और उसी में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। आपका अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको WHO कहा जाता है यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है और इस संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा शहर में है। कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड में एक शहर है जेनेवा, वहीं पर इसका मुख्यालय है। और देखो, विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य भारत भी है। हमारा भारत भी WHO का एक सदस्य है और भारत में जो इसका मुख्यालय है वो दिल्ली में है। इसका भारतीय मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। देखिए, WHO के मुताबिक स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारी या दुर्बलता न होना नहीं होता,
बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति होना भी स्वास्थ्य होता है WHO के अकॉर्डिंग। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अगला आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ओलंपिक ध्वज। ओलंपिक ध्वज यानी कि ओलंपिक जो फ्लैग है उसके बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हो और इसमें आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड, खेल कूद प्रतियोगिता से रिलेटेड, उसके ध्वज से रिलेटेड, उसके पुरस्कारों से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, जो इस वीडियो में हम आपको पूरा बताने वाले हैं। तो देखो, जो ओलंपिक ध्वज है ये वेरी शॉर्ट में आपसे पूछ सकता है और ऐसे ही आपका क्वेश्चन लिखकर छोड़ देगा, फिर आपको इसके बारे में लिखना है। तो देखो आप क्या लिखोगे, आपको पता भी तो होना चाहिए। तो देखो, ओलंपिक ध्वज को फ्रांस के बैरम डी कुबर्टीन ने डिज़ाइन किया था। फ्रांस के व्यक्ति थे बैरम डी कुबर्टीन, इन्होंने ही ओलंपिक ध्वज को डिज़ाइन किया था। ओलंपिक ध्वज को पहली बार 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था। पहली बार 1920 में ही इसको फहराया गया था। देखो, ये जो होता है वाइट कलर का होता है ना, तो ओलंपिक ध्वज सफ़ेद पृष्ठभूमि के बीच 5 रंगों के परस्पर जोड़े हुए छल्ले होते हैं। आप ये देखोगे, ये पूरा ओलंपिक का जो फ्लैग है तो इसमें 5 गोले होते हैं ना, 5 गोले इसमें होते हैं। तो इसमें जो छल्ले होते हैं नीला, पीला, काला, हरा और लाल रंग का होता है। जो ये गोला इसमें होता है ये 5 कलर का होता है, नीला, पीला, काला, हरा और लाल, और उसकी जो पूरी पृष्ठभूमि होती है वो सफ़ेद होती है। तो आपको ओलंपिक ध्वज के बारे में इतना ही याद रखना है। चलिए, आपका अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ओलंपिक शपथ। ओलंपिक खेल शुरू होने से पहले जो शपथ ली जाती है खिलाड़ियों के द्वारा, उसके बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% इम्पॉर्टेंट है, टॉप लेवल का ये क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखो, खेल शुरू होने से पहले पूर्व जो मेजबान देश होता है तो उसका प्रतिनिधि भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों की ओर से शपथ दोहराता है। शपथ होती है इसमें, देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है ना, हम शपथ लेते हैं कि हम ओलंपिक खेलों की स्पर्धा में वफादारी विनियमों का पालन करते हुए जो उन्हें नियंत्रित करते हैं, बिना नशीली दवाओं का प्रयोग किए हुए खेलों के गौरव के लिए, अपने राष्ट्र के सम्मान के लिए सच्ची खेल भावना से इन खेलों में भाग लेंगे। मतलब इस तरह से शपथ ली जाती है, मतलब कोई नशीली दवाओं का प्रयोग नहीं करेंगे, गौरव के साथ अपने राष्ट्र के सम्मान के लिए सच्ची भावना के साथ इस खेल में भाग लेंगे और खेलेंगे ईमानदारी के साथ। तो खेल शुरू होने से पहले यही शपथ ली जाती है। आपका अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है खेल का समाजशास्त्र। देखो, ये क्वेश्चन 80% इम्पॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा नहीं है, तो इसको भी देख लो। अगर आ जाए तो कैसे लिखोगे। देखो, वैकल्पिक रूप से जो खेल है समाजशास्त्र के रूप में जाना जाता है। समाजशास्त्र का उप अनुशासन जो है खेल को सामाजिक घटना के रूप में केंद्रित करता रहता है, और यह समाजशास्त्र और खेल के बीच संबंधों से संबंधित अध्ययन का क्षेत्र होता है, और यह विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संरचनाएं, पैटर्न और संगठन या फिर खेल से जुड़े समूह भी इसमें होते हैं। अध्ययन के इस क्षेत्र में व्यक्तिगत लोगों और समाज पर धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से खेल के सकारात्मक यानी पॉजिटिव प्रभाव की चर्चा की गई है। खेल का समाजशास्त्र एक समाजशास्त्री की नज़र से, मतलब जो समाजशास्त्री होता है उसकी नज़र से खेल का जो समाजशास्त्र है, खेल टीमों और उनके खिलाड़ी के कार्यों और व्यवहार को देखने का प्रयास करता है। खेल का समाजशास्त्र क्या है? खेल की टीमों को और उनके खिलाड़ियों को और उनके व्यवहारों को देखने की पूरी कोशिश करता है। तो ये समाजशास्त्री के अकॉर्डिंग कहना है। आपका अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फिटनेस फिजिकल एजुकेशन के पेपर में ना पूछा जाए तो फिर बात ही क्या है। फिटनेस के बारे में तो 100% आना ही आना है। फिटनेस से आप क्या समझते हैं, फिटनेस से क्या तात्पर्य है, या फिर फिटनेस लिखकर छोड़ देगा, या फिटनेस का क्या अर्थ है, तो आपको इसके बारे में अच्छे से तैयार होना चाहिए। देखो, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक पहलुओं सहित स्वास्थ्य और कल्याण की समग्र स्थिति से है। फिटनेस का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक सभी पहलू से स्वस्थ है तो उसको हम कहेंगे वो फिट है। यह एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने और पुरानी बीमारियों को रोकने और ऊर्जा के स्तर में सुधार और जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होता है।
जितनी भी बीमारियां हों उनको रोकने में और एक इंसान की जीवन शैली को अच्छा और स्वस्थ बनाए रखने में फिटनेस का बहुत बड़ा कमाल होता है। और एक इंसान तभी पूरी तरह से फिट कहा जा सकता है जो शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और सामाजिक सभी पहलुओं से एकदम फिट एंड फाइन हो, तभी हम कहेंगे ये व्यक्ति फिट है। आपका अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा का अर्थ। तो शारीरिक शिक्षा का अर्थ आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, तो ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। 100% ये आपके पेपर का पहला या दूसरा क्वेश्चन हो सकता है। शारीरिक शिक्षा आप पढ़ रहे हैं तो शारीरिक शिक्षा है क्या चीज़? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप लेवल का ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। देखो, शारीरिक शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बना है, शारीरिक प्लस शिक्षा। शारीरिक को इंग्लिश में फिजिकल कहते हैं, शिक्षा को एजुकेशन कहते हैं। अर्थात शारीरिक शिक्षा ऐसी शिक्षा होती है जो पूरी तरह से शरीर से संबंधित समग्र प्रकरणों का अध्ययन कराता है। शारीरिक शिक्षा में पूरे शरीर के बारे में स्टूडेंट्स को शिक्षा दी जाती है, कैसे शरीर को स्वस्थ रखना है, फिट रखना है, फाइन रखना है, बीमारियों से बचे रहना है, संतुलित आहार खाना है, कौन सी उम्र में कौन सा भोजन हमारे लिए सही है, कितने मात्रा में हमें प्रोटीन, खनिज, विटामिन्स लेनी है, किस भोजन में हमें क्या चीज़ें मिलती हैं। मतलब इन सभी चीज़ों के बारे में शिक्षा देने वाला विषय कौन सा है? शारीरिक शिक्षा है। दूसरे शब्दों में भी हम कह सकते हैं, देखिए, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शरीर संबंध में शिक्षा देने वाला विषय सामग्री को इस शारीरिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है। जो शरीर से संबंधित शिक्षा हमें देता है वो विषय क्या है? फिजिकल एजुकेशन है। शारीरिक शिक्षा विषय में व्यक्ति की समस्त शारीरिक गतिविधि, क्षमताओं, क्रियाओं, विकास के समस्त पहलुओं, विकास में गति अवरोध करने वाले तत्व तथा उनके उपचार का अध्ययन किया जाता है। मतलब कैसे एक व्यक्ति शारीरिक गतिविधियां करके अपने आप को फिट रख सकता है, उसे किस तरह से क्रियाएं करनी है, मतलब उसको पूरी तरह से अपने शरीर को स्वस्थ रखने से रिलेटेड चीज़ें उसको शारीरिक शिक्षा बताता है। तो यह शारीरिक शिक्षा का अर्थ है। आइए अब इसकी परिभाषा देखते हैं विद्वान के अकॉर्डिंग। आपके एग्जाम में आप परिभाषा जब भी लिखेंगे विद्वान के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। शर्मक के अनुसार, शर्मक जी ने लिखा है, शर्मक महोदय लिखते हैं कि शारीरिक शिक्षा का वह अंश होता है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होती है। इसमें शरीर के गतिशील अंगों का प्रयोग किया जाता है, तो उसको हम शारीरिक शिक्षा कहते हैं। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा क्यों आवश्यक है? तो क्यों ज़रूरी है शारीरिक शिक्षा? बिना शारीरिक शिक्षा के क्या इंसान स्वस्थ नहीं रह सकता? देखो, इंसान स्वस्थ रह सकता है, लेकिन शारीरिक शिक्षा एक ऐसा विषय है जो व्यक्ति को सही मायने में स्वस्थ रखने का तरीका बताता है। उसको व्यायाम से रिलेटेड, आसन से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में बताता है कि कैसे वो अपने आप को स्वस्थ रख सकता है। देखो, शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता एक व्यक्ति को क्यों होती है? तो देखो, शारीरिक शिक्षा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक शिक्षा है। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट, जिसके अंदर सामाजिक, शारीरिक, मानसिक सभी प्रकार का विकास माना आता है। शारीरिक शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों के शारीरिक अंगों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। उसे मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक सभी रूप से अच्छा बनाया जाता है। शारीरिक शिक्षा विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम होता है जो इनको शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित ज्ञान प्रदान कर उन्हें नियमित स्वास्थ्य के लिए सजग और क्रियाशील बनाती है और देश को स्वस्थ नागरिक प्रदान भी करती है। देखो, स्कूल में हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, हर एक सब्जेक्ट की नॉलेज दी जाती है, तो उसमें एक सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा। जब इंसान हर एक सब्जेक्ट को पढ़ रहा है, उसके बारे में जान रहा है कि क्या चीज़ें कैसे हैं, तो उसे एक ऐसा सब्जेक्ट भी दिया जाता है पढ़ने के लिए जिससे वो अपने आप को फिट रखने के बारे में पढ़ता है कि उसे अपने शरीर को कैसे फिट रखना है, वो कैसे खुद को एक्टिव बना सकता है, कैसे खुद को स्वस्थ रख सकता है, बीमारियों से रोक सकता है अपने शरीर को। तो ऐसा सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन। तो इसलिए एक विद्यार्थी के जीवन में फिजिकल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये बच्चों को नियमित रूप से स्वास्थ्य और क्रियाशील बनाता है और हमारे देश को स्वस्थ नागरिक प्रदान करता है। अतः यह कहा जाता है कि किसी देश का पूर्ण विकास तब तक असंभव होगा जब तक कि उस देश में स्वस्थ नागरिक का निर्माण नहीं हो जाता। अगर स्वस्थ नागरिक का निर्माण देश के अंदर होने लगे तो देश का विकास संभव हो जाएगा, असंभव नहीं रहेगा।
परिणाम स्वरूप शारीरिक शिक्षा का ज्ञान बालकों को एक स्वस्थ नागरिक का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाता है, ताकि बच्चे जब छात्र के रूप में ही चीज़ों को पढ़े रहेंगे तो वो बड़े होकर अपने आप को भी अच्छे से रखेंगे, फिट एंड फाइन रखेंगे, जिससे कि देश में स्वस्थ नागरिक का निर्माण होगा। तो इसलिए विद्यार्थियों को, मनुष्यों को शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। देखिए, आपका अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बालकों की मानसिक आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो देखो, बालकों की मानसिक आयु का निर्धारण मनोवैज्ञानिक द्वारा किया जाता है, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किया जाता है। दूसरा आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कालानुरूप आयु का निर्धारण कब से होता है? तो कालानुरूप आयु का निर्धारण बालक की जन्म स्थिति से होता है। देखो, जो क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम में, वो मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। चलिए, अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वृद्धि का अर्थ स्पष्ट कीजिए। वृद्धि क्या है? वृद्धि के बारे में आप क्या जानते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, वृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर के अंगों को बढ़ने के संदर्भ में किया जाता है। देखो, जब बच्चा छोटा होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, उसके शरीर के अंग बढ़ रहे हैं, तो वृद्धि हो रही है, तो उसी को कहा जाता है वृद्धि। व्यक्ति के शरीर का ऊंचा लंबा होना, मांसपेशियों का बढ़ना, हड्डियों का बढ़ना, मस्तिष्क के आकार में बढ़ना, ये सभी जो क्रियाएं होती हैं वो वृद्धि होती हैं। एक बच्चा जब पैदा होता है तो क्या वो एकदम बड़ा होता है? नहीं ना, वो एकदम छोटा सा, मासूम सा, क्यूट सा होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे बढ़ता जाता है तो उसका शरीर बढ़ता है, उसका हाथ पैर बढ़ता है, उसका चेहरा बड़ा होता है, उसके दांत निकलते हैं, उसकी हड्डियां बढ़ती हैं, उसका आकार बढ़ता है, उसकी मांसपेशियां बढ़ती हैं, वो लंबा होता है। तो ये सब क्या, उसका मतलब है वृद्धि हो रही है उसके शरीर की। प्रत्येक व्यक्ति का आकार जन्म से लेकर 18 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक निरंतर बढ़ता रहता है। मतलब पैदाइश से लेकर, आज पैदा हुआ है, पैदा होने से लेकर लगभग 18 से 19 साल तक का, जब तक एक मनुष्य हो नहीं जाता, चाहे लड़की हो या लड़का, उनका शरीर बढ़ता रहता है। इसके पश्चात क्या होता है? शारीरिक वृद्धि का क्रम रुक जाता है। मतलब 18-19 साल तक तो लड़की लड़का दोनों बढ़ते रहते हैं, उसके बाद उनकी फुल जितना उनका बॉडी होना चाहिए उतना बढ़ जाता है, फिर रुक जाता है। यद्यपि मानसिक विकास फिर भी होता रहता है। व्यक्ति का शारीरिक विकास, मतलब कि व्यक्ति के शरीर में वृद्धि रुक जाती है, मगर मानसिक विकास तो मनुष्य का हमेशा होता रहता है। मनुष्य का जो मानसिक विकास है, दिमाग का विकास है, वो होता रहता है। मनुष्य पढ़ता है, ज्ञान लेता है, जब मृत्यु तक उसके विकास होते रहते हैं मानसिक। तो वृद्धि का मतलब यही होता है। अगला आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विकास से क्या अभिप्राय है? विकास, देखो, वृद्धि और विकास दोनों के बारे में ध्यान दीजिएगा। वृद्धि और विकास में क्या आप अलग अंतर होगा आपका? वृद्धि तो आपने समझ लिया, विकास क्या है देख लेते हैं। देखो, व्यक्ति की शारीरिक क्षमता और मानसिक योग्यता को विकास कहते हैं। जब व्यक्ति की शारीरिक क्षमता बढ़े और मानसिक योग्यता बढ़े तब कहेंगे विकास हो रहा है। और ये शरीर का बढ़ना, मांसपेशियों का बढ़ना, ये सब क्या है? वृद्धि है। विकास व्यक्ति की परिपक्वता का परिचायक होता है और व्यक्ति का विकास उसके सामाजिक पर्यावरण पर भी निर्भर करता है। जिस तरह का उसका सामाजिक सोशल इन्वायरमेंट होगा वैसा ही उसका विकास होगा। विकास और वृद्धि का चोली दामन का साथ है। मानसिक रूप से विकसित व्यक्ति शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ उठा सकता है और विकास मनुष्य के स्वभाव, क्रियाकलाप, आचरण आदि में झलकता है। तो इसी को विकास कहते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य की परिभाषा दीजिए। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य भी आपसे ज़रूर पूछेगा। तो देखो, एक डेफिनेशन है ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार। ये डेफिनेशन बहुत ही सिंपल सी है और बहुत ही आसान है। ये डेफिनेशन है कि वह दशा जिसमें व्यक्ति भला चंगा हो तथा जिसमें शरीर और मस्तिष्क प्रत्येक प्रकार की बीमारी से मुक्त हो तो वो स्वास्थ्य कहलाता है। जब व्यक्ति एकदम भला चंगा हो, फिट हो, फाइन हो और उसका शरीर और उसका मस्तिष्क हर तरह की बीमारी से मुक्त हो, उसे कोई बीमारी नहीं है, वो एकदम सही है, तो हम कहेंगे वो व्यक्ति स्वस्थ है, तो वो स्वस्थ कहलाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, किस रोग को मृत्यु का कप्तान कहा जाता है? देखो, तपेदिक रोग को मृत्यु का कप्तान कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्षय रोग की रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगवाया जाता है? तो क्षय रोग की रोकथाम के लिए जो टीका लगवाया जाता है वो है BCG का टीका। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिप्थीरिया रोग के जीवाणु का नाम लिखिए। तो डिप्थीरिया रोग के जीवाणु का नाम
कोसेनी बैक्टीरियम डिफ्थीरी है। तो ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। आइए आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्वास्थ्य का क्या अर्थ है। देखो, सामान्य रूप से जो व्यक्ति देखने में हष्ट पुष्ट दिखाई दे उसे स्वस्थ समझा जाता है। उसे क्या कहा जाता है कि वो स्वस्थ है। ऐसा माना जाता है कि अच्छे स्वास्थ्य वाला व्यक्ति प्राय किसी रोग से ग्रस्त नहीं हुआ करता। और इसके विपरीत यानी इसके अपोजिट क्या है, जो व्यक्ति प्राय किसी न किसी रोग का शिकार हो जाता है, बीमार रहता है, तो उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं माना जाता। स्वास्थ्य संबंधी यह धारणा उचित होते हुए भी स्वयं पूर्ण रही है। वास्तव में स्वास्थ्य की धारणा पर्याप्त व्यापक है और स्वास्थ्य का संबंध व्यक्ति के विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य पक्षों से होता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति पूरी तरह से देखने में फिट एंड फाइन है, उसका शरीर बहुत अच्छा है देखने में, तो ज़रूरी नहीं, मतलब इसका मतलब ये है कि वो कोई बीमारी उसे नहीं है उसके अंदर से। और कोई व्यक्ति ऐसा है जो ऊपर से दिखने में बीमार लगता है मगर अंदर से उसे कोई बीमारी नहीं है, वो एकदम सही है, तो यही अनुमान लगाया जाता है, मतलब यही कहा जाता है कि ये व्यक्ति बीमार है। जबकि स्वास्थ्य का मतलब होता है कि जो अंदर यानी आंतरिक यानी कि जो अंदर और बाहर दोनों तरीके से स्वस्थ है, उसी को कहेंगे कि वो स्वास्थ्य है, फिट है, स्वस्थ है, हेल्दी है। आपका अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऊर्जा मापन की इकाई क्या है। तो ऊर्जा मापन की इकाई कैलोरी है। देखो, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, वो भी मैंने इस पर ऐड कर दिए इस वीडियो में क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। तो इससे आपका क्या होगा कि जो वेरी शॉर्ट आंसर होगा वो आपका इजीली तैयार हो जाएगा और लॉन्ग भी आपका तैयार हो जाएगा पूरे इस वीडियो के थ्रू। तो आपका अगला क्वेश्चन है ICMR का पूरा नाम लिखिए। ICMR का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, MCQ वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और सब्जेक्टिव वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आपका अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है संतुलित आहार का क्या अर्थ है। देखो, यहाँ पर आप बस संतुलित आहार के अर्थ को तैयार कीजिएगा, बाकी ये चीज़ें आप कट कर दो। संतुलित आहार क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। संतुलित आहार, देखो, जिस भोजन द्वारा शरीर की भोजन संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं वह भोजन संतुलित भोजन कहलाता है। देखो, हर उम्र में, हर एज में, बच्चे को, बड़े को, बूढ़े को, जवान को, किशोरावस्था में, वृद्धावस्था में, शिशुअवस्था में मनुष्य का जो शरीर होता है उसे अलग अलग पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। तो भोजन से वो पोषक तत्व हमें प्राप्त होते हैं। तो एक सही मात्रा में हमें खनिज लवण, प्रोटीन, विटामिन सब कुछ मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, सब कुछ भोजन में हमें सही मात्रा में मिल रहा है। तो ऐसे भोजन को कहा जाएगा संतुलित भोजन। मान लीजिए कोई भोजन ऐसा है जिसमें मुझे प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिल रहा है, मेरे शरीर को जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा मुझे प्रोटीन उस भोजन से मिल रहा है, मगर उसी भोजन से मुझे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन नहीं मिल रहे हैं जितने मेरे शरीर को ज़रूरत है, आपके शरीर को ज़रूरत है, तो उस भोजन को हम संतुलित आहार नहीं कह सकते। संतुलित आहार उसी फूड को कहेंगे, उसी खाना, उसी भोजन को कहेंगे जिसमें हमें हर एक पोषक तत्व एक सही मात्रा में मिले जितने हमारे बॉडी को नीड है, तभी उसे हम संतुलित भोजन कह सकते हैं। शरीर को भोजन की आवश्यकता अपनी वृद्धि, यानी कि शरीर को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? शरीर की वृद्धि के लिए, तंतुओं के निर्माण के लिए और टूट फूट की मरम्मत आदि शारीरिक कार्यों हेतु आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने तथा रोगों से बचाव के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। तो भोजन ही हमारे शरीर की वृद्धि करता है, हमारे शरीर में तंतुओं का निर्माण करता है, टूटी फूटी ऊतकों की मदद करता है, उसकी मरम्मत करता है और हमें काम करने के लिए ऊर्जा भी पर्याप्त मात्रा में हमें भोजन देता है और भोजन से हमारे शरीर को रोगों से बचाव ही होता है। अतः जो भोजन इन सभी आवश्यकताओं की संतुलित रूप से पूरा करता हो, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो सब हमें हमारा भोजन पूरा करता हो, तो वह भोजन संतुलित भोजन कहलाता है। शरीर विज्ञान के अनुसार हमारे भोजन में कार्बोज, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण तथा जल पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। इन्हें भोजन के अनिवार्य तत्व कहा जाता है और भोजन में ये सब एक सही मात्रा में हमें मिलते हैं, तो वो है हमारा संतुलित आहार। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए, आपका अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पूर्वाधार सिद्धांत के प्रतिपादन का नाम लिखिए। तो देखिए, इस सिद्धांत का प्रतिपादन
जर्मनी के दार्शनिक थे शिल्फर तथा अंग्रेजी विद्वान थे हर्बर्ट स्पेंसर। उन्होंने ही पूर्वाधारण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु ने खेल के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? अरस्तु ने किस खेल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो अरस्तु ने रेचन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। खेल में एक सिद्धांत है रेचन सिद्धांत, उस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? अरस्तु ने किया। आपका अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रांतीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किन स्तरों पर किया जाता है? तो प्रांतीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन कनिष्ठ, और वरिष्ठ स्तरों पर किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडलीय खेलों का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडलीय खेलों का श्रेय कनाडा के बॉबी रॉबिन्स को जाता है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किस देश में हुआ था? तो यूनान में हुआ था। यूनान में ही सबसे पहले ओलंपिक खेल का शुभारंभ यानी ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी, वहीं से ये सबसे पहले आया है, वहीं पर सबसे पहले इसको आयोजित किया गया। तो कहाँ से शुरू हुआ ओलंपिक खेल? यूनान से शुरू हुआ। तो ये क्वेश्चन आप तैयार कीजिएगा। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेल का अर्थ बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, खेल एक अनेकार्थ शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ है क्रीड़ा अथवा विहार। खेल को क्रीड़ा भी कहा जाता है, विहार भी कहा जाता है। खेल शब्द का अर्थ है किसी एक उद्देश्य के प्रति आस्था, समर्पण और विश्वास। खेल बालक की एक रचनात्मक प्रवृत्ति होती है। हर बच्चा खेलता है, फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, बैडमिंटन खेलता है, बहुत खेल खेलता है, कबड्डी खेलता है, खो खो खेलता है, मतलब अलग अलग तरह के खेल बालक खेलता है। और खेल में स्वाभाविकता, स्वतंत्रता एवं आनंद का मेल होता है। खेल खेलने में बड़ा मज़ा आता है। इस कारण खेल को जन्मजात प्रवृत्ति माना जाता है। बच्चा बड़े होते ही, पैदा होते ही जब थोड़ा चलना फिरना शुरू करता है, तभी से घर में बॉल लेके, फुटबॉल लेके अगर लड़का है तो खेलने लगता है। लड़कियां क्या खेलती हैं? खिलौना खेलती हैं। खेल किसी बाहरी दबाव का परिणाम नहीं है। इसके लिए प्रेरणा अंत कारण यानी अंदर से उठती है। इसके लिए प्रेरणा की यानी कि बाहरी दबाव होता है खेल खेलने वाला। मतलब देखेंगे आप लोग, लड़कियां भी आज ओलंपिक में जाती हैं, बैडमिंटन और अलग अलग तरह के बड़े बड़े खेल में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में भी वो भाग लेती हैं। तो आज के टाइम में लड़की लड़का दोनों ही बहुत आगे हैं खेल के क्षेत्र में भी। तो चलिए आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रमंडलीय खेलों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय मंडलीय खेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% आने वाला क्वेश्चन है ये आपका। राष्ट्रीय मंडलीय खेल, तो ये क्या है? देखो, राष्ट्रमंडलीय खेलों का शुभारंभ यानी सबसे पहले इसका खेल, मतलब इसकी शुरुआत किसने की? कनाडा के बॉबी रॉबिन्स ने की। तो राष्ट्रमंडलीय खेलों का शुभारंभ का श्रेय कनाडा के बॉबी रॉबिन्स को जाता है। उनके अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही यानी उनके प्रयासों के बाद ही प्रथम राष्ट्रमंडलीय खेलों का आयोजन कनाडा में हैमिल्टन नामक स्थान पर 1930 ईस्वी में किया गया था। और यह खेल प्रथम खेलों में 11 राष्ट्रों के लगभग 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। जो सबसे पहली बार ये खेल आयोजित किया गया, तो 11 राष्ट्रों के लगभग 400 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। और सन 1978 में इन खेलों का नाम राष्ट्रमंडलीय खेल रखा गया। कब रखा गया? 1978 में रखा गया। उससे पहले ये क्रमशः बरतानवी खेल, बरतानिया साम्राज्य तथा राष्ट्रमंडलीय खेल या बरतानवी राष्ट्रमंडलीय खेलों के नाम से जाना जाता था। मतलब बाद में 1978 में इसका नाम रख दिया गया राष्ट्रमंडलीय खेल। इन खेलों की व्यवस्था व प्रबंध राष्ट्रमंडलीय खेल परिसंघ करता है। और यह खेल मूलतः राष्ट्रमंडल में राष्ट्रों के खेल का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आयोजित किया जाता है। इन खेलों के अंदर देखो कौन कौन से खेल आते हैं। यहाँ पे देखो, इस खेलों में एथलेटिक्स, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, तीरंदाजी, मुक्केबाजी, तलवारबाजी, क्रिकेट, साइकिलिंग, नौकायान, शूटिंग, तैराकी, भारोत्तोलन, कुश्ती आदि प्रतियोगिताओं का इसमें आयोजन किया जाता है। मतलब इतने प्रकार के खेल इसमें आयोजित किए जाते हैं। यह खेल प्रत्येक 4 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं।
आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शारीरिक व्यायाम मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। तो ये 2 प्रकार का होता है, नोट कर लीजिए। अगला इंपॉर्टेंट है प्रारंभिक व्यायाम किसे कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रारंभिक व्यायाम क्या है। देखो, किसी भी शारीरिक प्रशिक्षण, प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन, खेल आदि में भाग लेने से पहले शरीर के अंगों को जो कसरतें कराई जाती हैं। आप देखेंगे कि खिलाड़ी खेल खेलने से पहले, आप लोगों ने ओलंपिक में भी देखा होगा, अभी जुलाई में हुआ है हाल में ओलंपिक 2024 पेरिस में। तो खिलाड़ी क्या है कि खेल में भाग लेने से पहले अपने बॉडी को कसरत कराता है, जिम वगैरह करता है, व्यायाम करता है, तो उसी को प्रारंभिक व्यायाम कहते हैं। खेल जगत की भाषा में, मतलब खेल जगत की भाषा में प्रारंभिक व्यायाम को प्रारंभिक ओष्ठीकरण अर्थात व्यायाम पूर्व शरीर को गरमाना भी कहा जाता है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रारंभिक व्यायाम का मूल उद्देश्य क्या है। तो क्या उद्देश्य होता है इसका, खेल खेलने से पहले व्यायाम करने का उद्देश्य क्या है। प्रारंभिक व्यायाम का मूल उद्देश्य व्यक्ति को शारीरिक तथा मानसिक रूप से एक क्रियाशील स्थिति में लेकर आना होता है, जिससे वो प्रतिस्पर्धा के आंतरिक व बाहरी तनाव तथा पर्यावरणों को सहन कर सके। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किन व्यक्तियों को व्यायाम नहीं करना चाहिए। देखो, जो व्यक्ति अस्वस्थ है, बीमार है, असमर्थ है, ऐसे व्यक्ति को व्यायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी एनर्जी लगती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं। आप इन सभी को तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से आपके लगभग 95% क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एंड सभी सब्जेक्ट की महासंग्राम रिवीजन क्लास मैंने अपलोड कर दी है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट्स कंप्लीट करा दिए, तो आप विजिट ज़रूर कीजिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।